जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, एसएससी एमटीएस 2020 के भारत तथा विश्व के भूगोल का ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में 20 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाली जाती है। यानी ये भैंसों की एक नस्ल होती है बन्नी। तो बन्नी जो नस्ल है ये मुख्य रूप से किस राज्य में भैंस पाली जाती है? पहला लिखा हुआ है ओडिशा, फिर लिखा हुआ है केरल, फिर लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, फिर लिखा है गुजरात। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी गुजरात। यानी गुजरात राज्य ऐसा राज्य है जहां बन्नी नस्ल की भैंस सबसे ज़्यादा पाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। यानी जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी? पहला लिखा है घाघरा, फिर लिखा माही, फिर लिखा हुआ साबरमती और फिर लिखा है भीमा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी घाघरा। यानी घाघरा नदी जो है वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर लिखा हुआ है, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, असत्य वाला पूछा गया है। पहला लिखा हुआ, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। असत्य वाला बताना है तो ये नहीं होगा। अगला लिखा है, निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। ये भी बात सही है। फिर लिखा है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तब उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होता है। कहने का मतलब समझो, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वसंत ज्वार आते हैं, ये बात सत्य है। निम्न ज्वार को नीप ज्वार कहा जाता है, ये भी बात सत्य है। और अगर पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा आपतित गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण ज्वार उत्पन्न होता है, ना कि जो ऑप्शन डी दिया गया असत्य वाला पूछा गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर लिखा हुआ, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद फिर खालिस्तान से होकर बहती हैं। यानी किस महाजनपद से होकर बहती है? क्वेश्चन ये है। पहला लिखा हुआ है मगध, फिर लिखा हुआ है कौशल, फिर लिखा हुआ है कम्बोज, फिर लिखा हुआ है मच्छा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी मगध। यानी गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद मगध से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर लिखा हुआ है, ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? यानी जो ह्यूमस है वो मृदा के किस भाग में पाया जाता है? पहले लिखा सी क्षितिज, फिर लिखा हुआ बी क्षितिज, फिर लिखा हुआ तक्षशिला, फिर लिखा हुआ ए क्षितिज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ए क्षितिज। यानी जो ह्यूमस है वो मृदा के ए क्षितिज भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर लिखा हुआ, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर यहाँ पर असत्य वाला पूछा गया है। असत्य का मतलब गलत वाला आपको पॉइंट बताना और वही ऑप्शन सही होगा। पहला लिखा हुआ है, किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। ये भी बात सत्य लिखी हुई है। फिर लिखा है, किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाते हैं। झाड़ियाँ सबसे निचली नहीं होती, सबसे निचली होती है आपके घास फूस। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो यही असत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन का असत्य बताना, इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वैसे ये पॉइंट गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर लिखा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन फिर खालिस्तान लिखा अक्षांशों के बीच स्थित। यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो बेसिन कितने और कितने अक्षांशों के बीच स्थित? पहला लिखा 16 डिग्री नॉर्थ और 36 डिग्री नॉर्थ, फिर लिखा हुआ 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ, फिर लिखा हुआ 14 डिग्री नॉर्थ, फिर लिखा 34 डिग्री नॉर्थ और लिखा 12 डिग्री नॉर्थ और 32 डिग्री नॉर्थ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 10 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी। यानी 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले की सबसे अधिक भंडार है? कोयला सबसे ज़्यादा किस राज्य में? क्वेश्चन ये। पहला लिखा ओडिशा, फिर लिखा है झारखंड, फिर लिखा है पश्चिम बंगाल और फिर लिखा है छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी झारखंड। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है, तो हो जाएगा आपका झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर लिखा हुआ है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब तक क्वेश्चन नहीं सही से समझोगे आप तब तक अच्छे से उसका आंसर सही एकदम नहीं दे पाओगे। कह रहा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? पहला लिखा गोरखपुर, फिर लिखा मिर्जापुर, फिर लिखा श्रृंगवेरपुर, फिर लिखा हुआ कानपुर। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी श्रृंगवेरपुर। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर लिखा है, पैठड़ी
साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में स्थित है, यानी जो पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग है जो किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ गुजरात, फिर लिखा राजस्थान और फिर लिखा असम। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की पहचान करें, यानी जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग ने पहले लिखा 10 डिग्री चैनल, फिर लिखा हुआ पाक जल डमरू मध्य। दो ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी दी गया डंकन मार्ग और फिर लिखा हुआ है मलिकू कांडू। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 10 डिग्री चैनल जो आपका ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है, यानी वो कौन सी नदी है जो 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला लिखा हुआ है कृष्णा, फिर लिखा हुआ कावेरी, फिर लिखा हुआ ताप्ती, फिर लिखा गोदावरी। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा यानी कावेरी। कहने का मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। पहला ऑप्शन दिया गया है तूतीकोरन, फिर लिखा हुआ कांडला, फिर लिखा हुआ चेन्नई, फिर लिखा हुआ विशाखापट्टनम। जो कांडला बंदरगाह है आपका ये ज्वारीय बंदरगाह है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या लिखा हुआ है, मणिपुर की इम्फाल घाटी फिर खालिस्तान शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या पूछा गया, मणिपुर की इम्फाल घाटी फिर ब्लैंक दिया शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र। पहला लिखा है भुट्टा, फिर लिखा हुआ कोना, फिर लिखा है मिर्जिम्स, फिर लिखा हुआ गोदना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी कोना। कहने का मतलब मणिपुर की इम्फाल घाटी कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर लिखा हुआ भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा है। पूछा गया है आपसे भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग कौन सा। पहला लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, फिर लिखा है आयरन, फिर लिखा है कॉपर और फिर लिखा है जिंक। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा यानी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। पहला लिखा तांबा, फिर लिखा कांस, फिर लिखा जिप्सम और फिर सिलिका। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा यानी सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा। पहला लिखा गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, फिर लिखा हुआ पिचावरम वन, फिर लिखा हुआ सुंदरवन रिजर्व वन, फिर लिखा हुआ पनामा मैंग्रोव की खाड़ी। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा नहीं सुंदरवन रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। कई बार हमने इसकी चर्चा की, सुंदरवन रिजर्व वन और ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बंगाल की खाड़ी में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर लिखा निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। आसान क्वेश्चन, शुक्र ग्रह पहला ही सही हो जाएगा। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर लिखा हुआ है जनसंख्या भूगोल फिर खालिस्तान की एक शाखा है। यानी जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है तो कौन सा भूगोल। बस्ती भूगोल, फिर लिखा सांस्कृतिक भूगोल, फिर लिखा भौतिक भूगोल, फिर लिखा मानव भूगोल। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यानी मानव भूगोल। कहने का मतलब जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती। पहला लिखा सिंधु, फिर लिखा नर्मदा, फिर लिखा महानदी, फिर लिखा ताप्ती। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महानदी नर्मदा ताप्ती तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये उल्टा विपरीत बहने वाली नदियाँ, ये आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, बाकी सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये था पार्ट 2। यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। यदि आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने 2021 और 2022 के SSC MTS भारत तथा विश्व के भूगोल या फिर इतिहास या फिर इकोनॉमिक्स बायोलॉजी जो भी नहीं देखा है आपने SSC MTS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए। आप यकीन मानो आप एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक कमेंट बार बार आता है या आप लोग कमेंट करते हो कि 2023 के क्यों नहीं। एक चीज़ समझो, आप 24 के एग्जाम देने जा रहे हो तो 2023 के उतने इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि जो इस बार आया 2023 में 24 में जरूर आएगा। SSC का एक रूल है, जो इस वर्ष क्वेश्चन 2023 में आपके पूछे गए थे 24 में नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि लड़का वो सब या स्टूडेंट वो सब तैयार करके आएंगे। ठीक, तो 23 के करवा देंगे वो क्वेश्चन अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल में आपके 22, 21, 20, 19 ये सब कवर कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। आई होप आप बात समझ गए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।